गगरिया में भरी। तो इस तरह का व्यवहार करना, एक कलाकार को आप बॉटल से मार रहे हैं। देखिए, अभी जो है क्लासिकल सिंगर के लिए बहुत बड़ा यह है कि उनको अपना मुकाम ऊपर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज देखिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत में आप और किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा होगा कि कोई शिष्य अपने जाकर पहले पांव छूकर श्रद्धा से अपने गुरु को नमन करता है। हेलो एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। आज हम मिलने वाले हैं वैसे शख्स से जिनके आवाज़ में गया की मिट्टी की खुशबू है और जिनके सुरों में भारत की संगीत की आत्मा, जिन्होंने 40 साल से निरंतर शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और साथ ही साथ पद्म भूषण विश्वविख्यात पंडित राजन साजन मिश्रा जी के साथ भी इन्होंने 15 सालों से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में वेरी प्राउडली राजन सिजवार जी का। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि आपका पहला संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ, वो पहला राग, वो पहला सुर। देखिए, शुरुआत तो हमारी उम्र जब रही होगी 10-12 साल की, तो मैं सर्वप्रथम तबला वादन की शिक्षा ले रहा था। वो हमारे यहाँ आते थे कोडरमा से रामचंद्र जी, जो तबला वादक के अच्छे उस्ताद थे। तबला की शिक्षा मैंने ग्रहण की, तो 4-5 साल में तबला बजाया। लगभग 16-17 साल जब हमारी उम्र हुई, तो हमारे यहाँ पंडित जयराम तिवारी बहुत आया करते थे। बड़े अच्छे उपशास्त्रीय विधा के गया के घराने के कलाकार थे। उनकी ठुमरी गायकी का कोई जवाब नहीं था, तो हम उनके साथ में तबला बजाया करता था, संगत करता था। और उसी ज़माने में मैं समझता हूँ कि 75 से 80 के बीच में यहाँ बनारस घराने की श्रीमती बागेश्वरी देवी का बहुत आना जाना हुआ जी। उस समय होली के फंक्शन में, शादी विवाहों में उनकी ठुमरी की गायकी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और हमें भी लगा कि मैं भी गा सकता हूँ क्या। तो मैंने जयराम तिवारी से पूछा कि क्या मैं गा सकता हूँ। हमें बड़ा अच्छा लगता है ठुमरी गाना सुनना, तो मैं भी गाना चाहता हूँ, क्यों नहीं गा सकते, और रियाज करो, सीखो, हो जाएगा। फिर मैंने ठुमरी गाने की शुरुआत उनसे की, थोड़ा ख्याल गायकी का और ठुमरी का उनसे शुरुआत की। और 81-82 तक जाते जाते मैं कुछ गाने लगा। कॉलेजों में भी कई फंक्शनों गया कॉलेज में हुई, उसमें यूनिवर्सिटी में भी मैं गाना शुरू किया। उसके बाद 83 में 21 मई को पंडित जयराम तिवारी का इंतकाल हो गया। उसके बाद एक सूनापन आ गया, तो फिर हमारे पिताजी ने, पंडित गोपाल लाल सिजवार जी ने, गया के बहुत ही मूर्धन्य बड़े विद्वान गायक पंडित कामेश्वर पाठक जी से हमें मिलवाया और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुरुआत करवाई। तो विगत लगभग 2017 तक मैं उनसे 84 से लेकर 2017 तक उनके जीवन पर्यंत मैं संगीत की शिक्षा उनसे लेता रहा और संगीत की बारीकियों को, ख्याल गायकी को, ठुमरी गायकी को कैसे विस्तार दिया जाता गया कि घराने के ठुमरी का क्या विशेषता है, उसकी पूरी बारीकियों को बहुत ही तन्मयता से उनसे सीखता रहा। इसी बीच में 2010-11 के आसपास में इंडिया का कहूँ, विश्व के बहुत ही विद्वान और बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी से हमारी मुलाकात हो गई और मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपसे ख्याल गायकी की शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो सर, ये पूरा इंटायर म्यूजिकल जर्नी के दौरान और कौन कौन से गुरुजन थे जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हुए? देखिए, हमको लगता है कि 81-82 के समय में जी, उस समय शनिवासरीय संगीत सभा हुआ करती थी रेडियो पे, टेलीविजन का ज़माना नहीं था जी। और मैंने पंडित राजन साजन मिश्रा जी का रेडियो पे सुना था। उनकी राग मालकोस में गाई जिनके मन राम विराजे। तो उनकी आवाज़, उनकी ओजपूर्ण आवाज़ और उनकी गायकी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। फिर समय बीतता गया, 84 में मैं उनका पंडित
गोविंद लाल नटफफा जी के स्मृति में एक कार्यक्रम में भी मैं उन्हें सुना, और मैं हमेशा इच्छा रखता था कि मैं इनसे सीखूं ख्याल गायकी। समय नहीं मिला, समय जाकर मिला 2010 में उनसे मिलने का। अच्छा। उनसे मैंने आग्रह किया कि आपसे मैं सीखना चाहता हूं। तब जाके हमारा उन्होंने गाना सुना, तब गंडाबंद शिष्य बनाकर हमें शिक्षा देना प्रारंभ किया। शिक्षा मतलब आपने कहाँ लिया? मैं दिल्ली जाता था, बनारस उनके घर पे जाता था, 4 दिन 5 दिन रुकता था, उनसे शिक्षा लेता था। उस समय- उनकी गाई हुई जो उनकी यूट्यूब पे बहुत सी बंदिशें, बहुत सी रागों का, वो भी सुन के बहुत समझना, प्रभावित, मैंने सीखने समझने का मौका मिला। ओके। तो उसमें गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता था आपको वहाँ पे? गुरु दक्षिणा तो कोई ऐसा उनका कोई डिमांड नहीं था, अपने स्वेच्छा से जो हमारा हमको अर्पण करना हुआ मैं उनको देता रहता तो था। तब के इन्वायरमेंट में कौन सा म्यूजिक जो था वो बहुत इनिशिएट हो रहा था? जिस समय आप लोग वो ले रहे थे एजुकेशन उनसे, तब होता नहीं कि कोई एक नया ट्रेंड आ रहा होगा म्यूजिक का तब? देखिए, म्यूजिक का ट्रेंड, क्लासिकल ट्रेंड तो अपने आप में ही एक ट्रेंड था जी। इसमें आप क्या नया कुछ लाएंगे। अब वो आपका जो उस समय 80 और 90 के बीच का जो फिल्मी संगीत भी था, जी। वो इतना, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था। उस समय के म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग सब रागों पे आधारित कंपोजिशन बनाते थे। उनका जो शब्द रहता था, लिरिक्स रहता था वो गाने का, वो भी बहुत हाई क्वालिटी का रहता था। जी। और रागों पे आधारित, और रफ़ी साहब, मुकेश साहब और लता जी, आशा भोसले जी, ऐसे ऐसे मुकेश, दिग्गज, किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकार लोग, जो संगीत को सीखे हुए कलाकार लोग, जी। संगीत को पूरा एक तरह से अपने में समाहित करके उसको एक्सप्लोर करने वाले कलाकार लोग इसको गाया करते थे। वो स्टैंडर्ड उस समय था। और ये पॉप संगीत का कोई बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था। क्लासिकल संगीत था, और फिल्मी संगीत भी बहुत रिच थी हमारे इंडिया की। सर, गया जी से ताल्लुकात रखते हो आप। ये गया घराना और इसकी लेगेसी और इसकी सुर और शैली, इसको कैसे आप बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके लिए क्या एक कठिन प्रयास जो होता है आपने स्टार्टिंग से किया है अपनी लाइफ में? देखिए, गया घराने का इतिहास लगभग 200 साल पुरानी है। कोई आज के संगीत नहीं गया का रहा। माय गॉड। उस समय हमारे ग्रैंड मदर के जो फादर थे, पंडित कन्हैयालाल ढेड़ी, जो ऐसे सिद्धहस्त इसराज वादक थे कि उनका इसराज सुनने के लिए हिरन तक आ जाया करते थे। जिन्नाद आकर उनके वादन शैली को सुनते थे। उनके कहानी कहने वाले जुम्मन मियाँ के शक्ल में आ जाया करते थे। अपने वो पूछा करते थे कि भाई तुम सुबह हमारे रियाज के समय में आए थे क्या जुम्मन मियाँ? नहीं हुजूर, मैं कहाँ आया था, मैं तो आपको कहानी सुनाकर रात में चला गया था। तो ऐसे ऐसे कलाकार थे। एक कलाकार थे जो तबला बजा कर, तबला के जगह मतलब उसके अल्टरनेट में घाड़े पर तबला बजा के काला पानी से उन्हें माफ़ी मिली थी। काला पानी की सजा से माफ़ी मिली थी उन्हें। बैजूलाल पाठक दमुलिया बोले जाते थे क्योंकि उन्हें दामुल हो गई थी। उसके बाद समय बीतता रहा और राजस्थान के खेतड़ी रियासत से वो हनुमान दास जी को पंडित कन्हैयालाल ढेड़ी ने यहाँ लाया। इसराज वादक बहुत उच्च कोटि के थे और ये भी इसराज वादक थे। उनके लड़के पंडित सोनी सिंह जी भी बहुत गुणी कलाकार, जो गया घराने की नींव को रखने वाले, जो ठुमरी गायकी है और गया की जो हारमोनियम की वादन शैली जो विकसित हुई, उन्हीं के द्वारा हुई। सर, तब का माहौल जब था, तब का परिवेश जो था, तो उस समय आपके जो भी गया घराना इसको बढ़ावा देने के लिए कोई एक होता नहीं फेमस नाम तब के, जो काफ़ी बढ़ावा देते होंगे, साथ में लगे रहते होंगे? देखिए, उस जमाने में ग्यावाल पंडे ही संगीत के पोषक रहे। अच्छा। गया जी में। ओके। इसके साथ साथ टेकारी एस्टेट जी ने 500 बीघे जमीन देकर गौड़ ब्राह्मणों को, जो संगीतज्ञ थे, उन्हें लाकर गया जी में बसाया। ओके। आज भी उनके लोग ईश्वरपुर गांव में रहने वाले रह रहे हैं। और बहुत से कलाकार एब्रॉड और इंडिया के विभिन्न शहरों में रोजी रोजगार के लिए वो लोग अपना संगीत का योगदान दे रहे हैं। ओके।
सर जितना बाकी सब स्टेट के सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इन टर्म्स ऑफ लेगेसी, इन टर्म्स ऑफ घराना, उतना में हमारे को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया? ये आपको रिकॉग्निशन मिला है। जी एक तो आपका जो पूरब अंक की ठुमरी गायकी में जैसे ही नाम आएगा जी। तो गया घराना जरूर आ जाएगा। अच्छा। लखनऊ, बनारस, गया, ये पूरब अंक की ठुमरी गायकी में इसका बहुत बड़ा नाम है। ओके। उसके कहन, उस ठुमरी का विस्तार, उस ठुमरी के भाव, कैसे शब्दों के साथ पिरोना, ये उसका बहुत नाम है। ऐसा नहीं है, गाने वाले कम भले ही गया के लोग रहे। यहाँ ठुमरी के बादशाह मौजुद्दीन खां साहब कितने सालों तक गया जी में रहे जी। जो हारमोनियम, पियानो से हारमोनियम इजाद किया, गणपतराव भैया साहब, वो गया जी में बहुत रहे जी। और गया जी एक ऐसा जगह था कि गया जी में आकर यहाँ के रईसों को, यहाँ के जानकारों को संगीत सुनाना हर एक कलाकार का एक दिल में ख्वाहिश रहती थी। और एक दिन के लिए वो लोग नहीं आते थे, 15 दिन 20 दिन यहाँ वो लोग रहा करते थे। संगीत की महफिलें आज वहाँ कलुस बैठकी में ऐसे कार्यक्रम होते रहता था। अच्छा, तब की बात है? तब की बात मैं ये कह रहा हूँ आपको, आज से लगभग 70-75 साल पहले, 80 साल पहले बता रहे हैं। सर एक मेरा पर्सनल सवाल आ रहा है, मतलब ये सवाल मुझे कनेक्ट कर रहा है आपसे। कोई एक स्कूल स्टूडेंट होगा जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता होगा स्कूल में, ओके, तो तब में उसको, एक बच्चे को म्यूज़िक कल्चर स्कूल्स में मिलता होगा क्या उस समय, जब स्कूल्स होते होंगे यहाँ पे हमारे यहाँ? देखिए उस समय, अब भले ही सीबीएसई में म्यूजिक टीचर का अपॉइंटमेंट, सरकारी स्कूलों में अपॉइंटमेंट है, है बहुत से अभी बच्चों को नौकरी मिली इसमें, मगर उस जमाने में मैं नहीं समझता हूँ कि स्कूली स्तर पर संगीत की शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा से बढ़ के संगीत की शिक्षा कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जी। वो बातें 45 मिनट के क्लास में आप पैदा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मैं जिस गुरु से भी सीखा हूँ और सीख रहा हूँ, एक एक राग 2 घंटे बीत जाती है, वो उनकी शिक्षा चलती रहती है, फिर भी कम पड़ता है। और 35 और 45 मिनट के समय में क्या स्कूल में शिक्षा हो सकती है संगीत की? ये गुरुमुख विद्या है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के उनके रहन सहन, उनके क्रियाकलाप, उनके हाव भाव को अपने में समाहित करना, कैसे उनका व्यवहार है, कैसे उनकी आचरण है, कैसे उनके उठने बैठने का तरीका है, कैसे उनके गाने का तरीका है, कैसे वो उनको स्वर का लगाव की तरीका है, ये सब जब तक उनके साथ आप सानिध्य में नहीं रहेंगे तो उसको हासिल नहीं कर सकते। सर गुरु शिष्य परंपरा की बड़ी बात हो रही है। अभी जो दौर चल रहा है हमारा, वो एक यूट्यूब और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इस दौर में किस तरीके से हम लोग एक गुरु शिष्य की परंपरा और किस तरीके से ये मेंटालिटी मेंटेन रखते हैं कि एजुकेशन प्रॉपर ले सके? देखिए, एजुकेशन लेना एक अलग बात है और संगीत को सीखना और संगीत की साधना एक अलग बात है जी। आप लिख पढ़ के एजुकेशन, उसके शास्त्र पक्ष को ले सकते हैं, मगर उसके क्रियात्मक पक्ष को लेने के लिए तो आपको गुरुकुल में जाना ही होगा, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा लेनी ही होगी। आप मोबाइल से सुन के, यूट्यूब से सुन के कोई आप बंदिश को भले ही गा ले सकते हैं, हमारे ऑडियंस को बताएंगे क्योंकि ये गा ले सकते हैं, उसकी अस्थायी अंतरा को गा लेंगे, मगर उसकी एक्सप्रेशन, उन रागों का विस्तार जो गुरु बताएगा वो यूट्यूब पर सुन के आप नहीं कर पाएंगे। और डिजिटलाइजेशन जो है वो ठीक है, आज के दौर में उससे भी कुछ लाभ मिलता है, हम लोग भी ले रहे हैं, मगर पूर्ण रूपेण अगर आप चाहेंगे कि हम यूट्यूब से सुन के कोई बंदिशें और गुरु जैसा मैं शिक्षा उससे ग्रहण कर लूँ, बहुत से लोड करके दे रहे हैं कि हाँ भाई ये भीम पलासी का ऐसे ये है, ये बंदिश है, ये अस्थाई है, ये अंतरा है, ये सरगम है, मगर वो कहीं से यथोचित नहीं है। मतलब हमें अगर गुरु से शिक्षा लेनी है तो उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा, तो तपस्या करना पड़ेगा, हाँ, साधना सबसे बड़ी बात है। देखिए, घंटा आध घंटा वाली शिक्षा नहीं है जी। जब तक 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा रियाज नहीं करेगा कोई भी विद्यार्थी 10 साल 15 साल जी, ये बहुत कठिन विद्या है। शास्त्रीय संगीत, वो फिल्मी संगीत आज का नहीं है कि वो ट्रैक बजा दिया और मैं गाना गा दिया, वो नकल कर दिया
जी। ये नकल नहीं है, अपनी अकल है। ओके। आप वही राग आप हजारों गायकों से सुनते हैं हम लोग, और सुने हैं 500 गायक 100 गायक से सुने हैं। वही मालकौस अगर राशिद खान साहब गा रहे हैं, वही बड़े गुलाम अली खान साहब गा रहे हैं, वही भीमसेन जोशी गा रहे हैं, सबका उसी में अलग अलग खुशबू है, अलग स्वर का लगाव है, अलग विस्तार है। जी। कोई को बंधा बंधा है चीज है ना। आज मूड जो आपको बनेगा, आज आप मालकौस गाएंगे तो जिस मूड में गा दिया, कल फिर आपको मौका मिला गाने को तो उसमें वो बदल जाती है बात। सर ये मालकोस क्या होता है, थोड़ा मैं ऑडियंस को आप ये राग मालकौस हमारे शास्त्रीय संगीत में के प्रधान रागों में से, राजा रागों में से राग मालकौस राग है। ओके। और भैरव है, मालकौस है, ये सब बड़ा रागों में जो हम शुरुआती रागों में। बेसिकली म्यूजिक कंपोजिशन इसी से बनता है? नहीं नहीं, इससे नहीं बनता है, ये तो एक राग हो गए ना। वो तो करीब बहुत राग हैं, 4800 रागें हैं। एक थाट से 480 रागें पैदा होती है, तो उतना तो बहुत विस्तार में आप जाएंगे तो शास्त्र पक्ष में आ जाएगा। गाइस मेरा एक मैसेज है आप लोग के लिए, जो भी कोई मैं देखता हूँ अक्सर में क्या है ना कि अभी हम लोग एक डिजिटल और एक ऐसे एरा में आ गए हैं जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं अपने लाइफ में कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप वो गेन कर लेंगे अपने लाइफ में जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है, तो इस नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं अभी सर से बात करने के बाद मुझे ये बिल्कुल कनेक्ट में कर पा रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। आपको क्या होता है, गुरु का ज्ञान लेने के लिए उनके चरण में आना पड़ता है, आपको समय देना होता है, वो तपस्या करनी पड़ती है, तभी कहीं जाकर आप वो फेम, वो रिकॉग्निशन अपने लाइफ में गेन कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सर हमारा एक सवाल है, ये कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन लाइफ ऑफ अ क्लासिकल आर्टिस्ट। तो अभी तो क्या होता है कि हम लोग फ्रंट फेस में आकर देखते हैं कि आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एक बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द स्टेज क्या कुछ एक स्ट्रगल करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रियाज, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एक सिंगर को? देखिए अभी जो है क्लासिकल सिंगर के लिए बहुत बड़ा ये है कि उनको अपना मुकाम ऊपर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा जी। ऐसे सिंपल कलाकारों की उतना पूछ नहीं है, जब तक उनको नेम फेम नहीं हो जाते हैं, रेडियो में उनको ग्रेडिंग हो जाती है, अच्छा उनका परफॉर्मेंस होने लगता है जी। उनका रियाज झलकता है उनके गायकी में जी। तब उनको लोग पूछते हैं, उनको स्टेज देते हैं। जी, क्योंकि इतना साधारण तौर पर नहीं वो ऊपर जा पाते। है आप दूरदर्शन में भी टेलीकास्ट हुए हैं। हाँ हुए हैं। उसका कैसा पड़ रहा था आपके लाइफ में, वो कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, दूरदर्शन में तो डीडी भारती से ठुमरी पे एक कार्यक्रम हुई थी, उसमें विक्रम लाल उसके होस्ट थे जी। और उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे थे, हर एक घराने के लोग बैठे थे जी। पटियाला घराने के थे, बनारस घराने के थे और पंजाब घराने के थे, गया घराने से मैं था जी। उसमें सविता देवी थी, शांति हीरानंद जी थी और सुनंदा शर्मा, कुमुद दीवान, कई कलाकार, पूरे सेटअप लगी हुई थी। ठुमरी बैठक करके कार्यक्रम हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगा और अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो सब अपने अपने घराने के हिसाब से अपनी अपनी गायकी को प्रेजेंट कर रहे थे, उनमें चर्चाएं भी हो रही थी। सर घरानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ घराना कौन सा है? ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हम कह सकते, सब घराना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किराना घराना है, ग्वालियर घराना है, जयपुर अतरौली घराना है, मेवात घराना है, बनारस घराना है, गया घराना, सब अपने आप में है। उनकी घराना में हुआ कि उनकी गायकी का स्टाइल, उस घराने के लोग का गायकी का स्टाइल क्या रहा जी। उनके ऊपर से अभी तक की पीढ़ियों में उनका जो योगदान रहा, उनके गायकी का जो परफॉर्मेंस का जो स्टाइल रहा, उसे ही घराना कहते हैं। उनकी वंश परंपरा चली आ रही है, उनके शिष्यों से, उनके बाल बच्चों के द्वारा एक पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक ये संगीत का जो चलता है, वैसे घराना बनता है। अभी की डेट में सर जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, रैप का है, चल रहा है, पॉप चल रहा है और काफ़ी अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स आने लगे हैं। ओके, तो इनको कैसे देखते हैं आप अपने नज़र से? देखिए, शास्त्रीय संगीत कभी भी जी मास नहीं रही है। ओके। ये अभिजात वर्गीय संगीत रहा है। अच्छा। इसके सुनने वाले, समझने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अच्छे ज्ञानी वर्ग ही रहे हैं। ये हल्की संगीत नहीं,
जी पॉप संगीत, आपको भोजपुरी संगीत और भी आंचलिक संगीत जो है, जो मास पब्लिक को अच्छा लगता है, जिनको कोई संगीत का ज्ञान नहीं है, जी उनके लिए बहुत बेहतर सर, है। तो वो म्यूजिक में ही, वो वाला म्यूजिक में उनको क्यों इंटरेस्ट आ जाता है और ये वाले म्यूजिक से वो क्यों कनेक्ट नहीं कर देखिए, ये म्यूजिक थोड़ा सा गंभीर म्यूजिक है। पाते? जी इसको समझने के लिए थोड़ा उनको पेशेंस चाहिए। जब 10-20 बार 50 बार वो बैठेंगे, इस संगीत को सुनेंगे, तब उनको कुछ समझदारी आएगी, जी तब वो इसको सुनना पसंद करेंगे। सर, ये- इतना आसानी से वो नहीं हो पाएगा। यही- मैं यहाँ के लोगों को देखा हूँ, गया के बुजुर्ग लोगों को, जी वो संगीत की कोई शिक्षा उन्हें नहीं मिली, जी मगर वो संगीत के उस जमाने में जब बैठकी में बैठते थे, तो खुद जैसे ही कोई गवैया कोई राग गाता था, वो तुरंत पकड़ लेते थे कि फला राग ये गा रहे हैं। तो उन्होंने इतना बार उस राग को सुना है, उनके कान जो सो कन रसिया कहे जाते थे। तो अब किस बच्चे के पास फुर्सत है जो इतना धैर्य से संगीत को सुने और सीखे, सुने और समझे? जी वो तो 10-5 मिनट वाली धूम धड़ाका वाला सुना, आनंद लिया, मौज लिया, हो गई बात खत्म। ये बहुत अभिजात वर्गीय, बहुत इसकी जो है बहुत ऊपर है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक आज की चीज नहीं है। जी वेद पुराणों से श्याम बहुत से इसकी उत्पत्ति हुई है। और क्योंकि सर मैं क्या देख पा रहा हूँ ना कि यही वाला सेम संगीत अभी ओपेरा करके लोग सुनते हैं काफ़ी, मतलब मॉडर्न स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है, कभी कभी फॉरेन में देखते हैं तो एक कॉन्सर्ट होता है जिसमें एक लेडी जो है ओपेरा गाती है ना ऐसा करके, तो वो वाला संगीत भी तो इतना कनेक्ट नहीं करता है यूथ को या जो भी, लेकिन वो संगीत को भी सुनते हैं। तो सर वो संगीत क्या है वहाँ पर जो फॉरेन? वहां भी तो क्लासिकल संगीत है। हाँ, उनकी क्लासिकल संगीत, उनकी क्लासिकल संगीत, जी तो उसके भी तो सुनने वाले सब थोड़ी हो जाएंगे। जी उसी तरह से आपका है उनकी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत और हमारे क्लासिकल संगीत में दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं क्या? उनका स्टाइल अपना अलग है। देखिए, वो सारे गमा पधानी सा तो उनको भी ये गाना है, हाँ हमको भी गाना है। जी अब उसी 12 स्वरों में उनको घूमना है, हमको घूमना है। जी अब उनका घूमने का तरीका अलग है, उनका जो नोटेशन है, वो कंपोजिशंस है, वो अलग ढंग से है, उनके भाषा अलग है, जी उनके सुर का लगाने का अंदाज अलग है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का अलग है, ओके। उनकी भी क्लासिकल है। सर अब तक जितनी बातें हुई हैं वहाँ पे एक परिवार का योगदान जो है आपके लाइफ में, वो किस तरह से रहा? उन्होंने आपको कैसा मोटिवेट किया और कैसा कभी ऐसा आया लाइफ में कोई पल जहाँ पे आपको लगा कि आपको संगीत से शायद मुंह मोड़ना पड़ेगा या शायद संगीत को अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेना है या कंटिन्यूटी में रहे? मतलब फैमिलीज़ का कैसा सपोर्ट सिस्टम था? देखिए, फैमिली का, हमारे फादर का, मदर का बहुत सपोर्ट था संगीत के लिए, और संगीत को मैं अपना एक अंग मानता हूँ। जी संगीत के बगैर मैं रह नहीं सकता। अच्छा न परिवार को कोई आपत्ति है, न माता पिता को रही, न पत्नी को, न बाल बच्चों को। मैं संगीत, हमारा कोई दूसरा पैशन नहीं है, कोई दूसरा हमारा कोई नशा नहीं, संगीत ही मेरा नशा है। सारा बिजनेस, सारा अपनी पढ़ाई, सब कुछ करते हुए मैं जरूर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जैसा समय है, शाम का समय मैं संगीत को देता हूँ। और हमारी संगीत से ही पहचान है। संपत्ति और धन दौलत तो बहुत लोगों के पास होगी, जी मगर आज ये तो लोग कह रहे हैं कि गया घराने के संगीत को जीवित रखने का ये प्रयास तो कर रहे हैं। जी तो ये उससे थोड़ी पैदा हो जाएगी। आपकी संपत्ति तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में और गया में, जी अपने अपने फन में है, अपने सब में है, मगर एक इकलौता कहना कि ठुमरी गायकी को बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है हमें सुनकर भी जी कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तब तो लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी सर, फैमिली में कौन कौन है आपका? जैसे कि आपके फैमिली में कितने? हमारी फैमिली में 4 बच्चियाँ, 2 बच्चे हैं, अच्छा बहू है, एक पोता पोती है, ओके। पत्नी है। उनको मतलब अभी जैसे गाइडेंस में आप किस तरीके का म्यूज़िक कल्चर उनको दे रहे हैं, या वो भी मतलब म्यूज़िक को लेके आगे फॉरवर्ड होना चाहते हैं, या आप उनको कॉन्सेंट्रेट? फॉरवर्ड तो बच्चे लोग नहीं हुए, पोता को कुछ संगीत से शौक है, वो सीखता है। सर अभी के डेट में अगर आजकल का कोई युवा है हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे रेफरेंस के थ्रू अगर कोई नॉलेज लेना चाहता है, सीखना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, तो कोई हमारे पास है गुरुकुल या एकेडमी या आपके थ्रू कुछ ऐसा? देखिए, हमारी संस्था सुरसरीला गया जी ट्रस्ट जो है, जी
विगत 10 सालों से संगीत गया के संगीत के विकास हेतु जी बहुत कार्य कर रही है, जी कार्यक्रम कर रही है, वर्कशॉप कर रही है। अपना गुरुकुल स्थापित है इसका जी रेड हाउस कंपाउंड में गया में जी आरंभिक प्ले स्कूल के कैंपस में शनिवार और जी रविवार वहाँ कक्षाएं चल रही है। जी। हमारे घर पे भी बहुत बच्चे आते हैं, वो भी हमसे लाभ ले सकते हैं, वो भी सीखते हैं। शाम के समय में देता सर हूँ। कोई ऐसा होनहार छात्र जो लगता है कि बहुत हाईली रिकॉग्नाइज्ड हो गया या आपका नाम रोशन कर रहा हो, जिसका आप नाम एक दो बच्चे आगे जा रहे हैं, जगजीत रोशन है, जी आशुतोष है, ये सब बच्चे। उनमें क्या स्पेशल आपने नोटिस किया? स्पेशल नोटिस यही किया कि वो संगीत को के प्रति उनका समर्पण है, गुरु के प्रति समर्पण है, टाइम दिया सीखने की ललक है। जी 4 घंटा 5 घंटा रियाज करने का प्रयास कर रहे हैं, गले की तैयारी कर रहे हैं। जी। आगे भविष्य हमारे बाद वो लोग आशा करता हूँ संभालेंगे। सर म्यूज़िक के अलावा आपका कुछ और कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ जिसमें आपको लगा कि पैशन है या आप इन्वॉल्वमेंट है आपका? देखिए, म्यूजिक के अलावा हमें शौक रहा तो खेल के प्रति हमारा बहुत झुकाव रहा जी और बैडमिंटन में बहुत खेला। बैडमिंटन को भी अपनी ऊंचाई पर पहुंचाया गया कि बैडमिंटन को अच्छा आज हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम जब नहीं हुआ करता था जी तो अपने नीचे के मैदान ग्राउंड में ही मैं बैडमिंटन अपने साथियों के साथ खेला करता था और यहाँ टूर्नामेंट भी कराया। वो 80 81 82 लेके लगभग 10 सालों तक। अच्छा उसके बाद इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी कॉलोनी में फिर वो मुहैया हुई, हम लोग वहाँ फिर खेलने लगे। जी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने लगी, एसोसिएशन गया डिस्ट्रिक्ट कायम हुआ। ओके उसके बाद शुरुआत से ही मैं गया डिस्ट्रिक्ट का मेंबर रहा, जॉइंट सेक्रेटरी। वर्तमान में मैं उसका सेक्रेटरी हूँ गया का, और बिहार बैडमिंटन का उपाध्यक्ष हूँ। और वो भी हमारा पैशन है, बैडमिंटन भी मैं देख रहा हूँ गया के। मीन्स आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखते हैं ताकि जितना हम हेल्दी रहें, हेल्थ कॉन्शियस रहें। ओके और बताएं सर उसके बारे में, मतलब स्पोर्ट्स में और कौन कौन सा स्पोर्ट्स में? और स्पोर्ट्स में तो क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ। हमारे कई मित्र साथ में प्रभु अग्रवाल जी और मनोज चौरसिया, राजन सिंह, ऐसे पूरी हमारी टीम थी अच्छा कल्याणी क्रिकेट क्लब के नाम से। और डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक अलग टीम खेलती थी कल्याणी क्रिकेट क्लब के नाम से। उसमें कई रवि और मंटू वगैरह काफ़ी प्लेयर थे हमारा टीम मतलब रिप्रेजेंट। क्रिकेट बैडमिंटन और क्रिकेट, शतरंज खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, मगर बेसिकली ये तो इंडोर भी गेम रहा शतरंज का और कैरम बोर्ड, ये सब तो चलते रहा, मगर मेन बैडमिंटन और क्रिकेट का रहा। सर हमारा हम अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, उन कलाकारों को जो छोटे शहरों से हैं लेकिन चाहते हैं बड़े सपने देखना और उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं छोटे शहरों से होने के बावजूद? देखिए, छोटे शहर और बड़ा शहर कोई मायने नहीं रखता। जब तक आपको संगीत सीखने की प्रवृत्ति, संगीत के प्रति लगन, संगीत के प्रति समर्पण होगी जी और योग्य गुरु के पास उनके चरणों में आप पहुंचेंगे, उनका रज को अपने माथे पर लगाएंगे और तन्मयता से अगर संगीत को सीखेंगे तो छोटा बड़ा शहर नहीं उसमें आपको बाधा कर सकता है। और गुरु ऐसे ऐसे हैं कि उनको योग्य शिष्य चाहिए, जी उनके अर्थ से उनको मतलब नहीं है। ओके क्योंकि इस संगीत को बचाने के लिए एक आजकल शास्त्रीय संगीत के जितने गुरु लोग हैं, हम लोग हैं, इसको बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है, कैसे इसको हम लोग रिवाइव करें, कैसे बचाएं। अभी देखिए, कल से एक चल रहा है एपिसोड वाह उस्ताद। हाँ सब चैनल पर आपको नॉन क्लासिकल फिल्मी गानों का कंपटीशन आपने देखा, जी उसमें चला सारेगामापा, दुनिया भर का इंडियन आइडल्स चला, बच्चों वाला चला, वॉइस ऑफ इंडिया चला। ये वाह उस्ताद डीडी नेशनल से ये प्रसारित हो रही है, जी 7 तारीख से प्रसारित हो रही है, जिसमें क्लासिकल बेस क्लासिकल गाने वाले जी बच्चे बच्चियां जो है वो भाग ले रही हैं। ओके और हमारे गुरुजी पंडित साजन मिश्रा जी इसके चीफ जजमेंट में है में हाँ और 19 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले है। जी 4 बजे से 4:30 से 5:30 का अभी एपिसोड कल से चालू हुआ है। जी तो देखिए उसमें बच्चे कैसे कैसे टैलेंटेड आ रहे हैं। ओके सर आजकल टीआरपी पे भी बड़ा लोग जोर देते हैं, तो वो तो टीआरपी गेन नहीं करती है, तो वो जो
गार्डियन हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे सोर्स के लिए, तो वो कैसे देखते होंगे उसको, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बहुत बड़ी अच्छी काम हो रही है, जी क्योंकि इसमें टीआरपी से नहीं है, एक दो कार्यक्रम इस तरह का टीवी पे आया भी था, जी इसमें ये क्लासिकल बेस्ड लोगों का, वैसे भी मैंने देखा हूँ कि जितने फिल्मी गाने वाले जो भी इंडियन आइडल वगैरह सारेगामापा जो भी चलाओ, जी उसमें जो रियाज किया हुआ, जो क्लासिकल सीखा हुआ, जो लड़के लड़कियां ने जो गाया जी और जो मुकाम हासिल किया हुआ, जी ऐसे सुना के अब फिल्मी गाना को ट्रैक पे गा के अब जाके वो मुकाम उनको नहीं मिला, जी। क्योंकि जो भी वहाँ टैलेंटेड गा रहे थे सब रियाजी थे। अच्छा अरमान और रजवाड़ा ऐसे से कितने, जो कितना बढ़िया गजल आज के डेट में ये अभी बघेल लेडीज सिंगर जो गा रही है गजल वगैरह, आज उसका कितना 10 लाख रुपया उसका डिमांड है एक परफॉर्मेंस का। ये जो शोज आते हैं सर सारे, ये आपको क्या लगता है इनके बारे में? रियलिटी शोज रहता है या स्क्रिप्टेड रहता है? रियलिटी शो तो सामने तो परफॉर्मेंस करना होगा ना, आप अच्छा नहीं करेंगे तो थोड़ी होगा, आपका रियाज नहीं रहेगा, गला सुर में नहीं बोलेगा, आप अच्छे से गा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी आपको वाहवाही मिल जाएगी। बहुत दिन पहले जी एक एपिसोड चला था जी जिसमें उसमें आनंद प्यारेलाल और ये दोनों वो जजमेंट कर रहे थे। प्यारेलाल और हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उस समय साधना सरगम जी गाया करती थी, पूरा कितना बढ़िया वो गाई थी। तो क्लासिकल बेस सब गाना उस समय का था, पुराने लता जी का, आशा जी का, वो सब गा। सर ये जो सिंगर्स नए नए आ रहे हैं, साचेत परंपरा हो गई, मैथिली ठाकुर हो गई, ओके, तो ये सब जो सिंगर जो नए नए आ रहे हैं निकल के, और जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से काफ़ी रिकॉग्निशन इनको मिल रहा है और बड़े बड़े शोज परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, तो इनके बारे में क्या आपका एक मैसेज है कुछ? देखिए, इनके बारे में मैसेज मैं क्या दे सकता हूँ, अब तो भाई बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैथिली जी ठाकुर, और ठीक गा रही हैं, अभी बच्ची हैं, अभी अच्छा कर रही हैं जी और उनको सीखना चाहिए, मगर अब इतना उनको परफॉर्मेंस ही मिल रही है, इतना उनका सीखने का उनको मौका कहाँ। सर वन ऑफ द फेवरेट सिंगर कौन है आपके वैसे? मैं अपने गुरु के अलावे फेवरेट बॉलीवुड का सिंगर में रफ़ी जी और मुकेश लता जी। अभी लेटेस्ट में कोई फेवरेट सिंगर आपके? लेटेस्ट में कोई भी फेवरेट सिंगर जिनका आवाज आपको लगता है उसमें आवाज लेटेस्ट में इसके पहले की पीढ़ी का मैं बताऊं, सुरेश वाडकर हो गए, आपको ये सोनू निगम हो गए, अब बिहार के वो क्या नाम उनका, उदित नारायण जी हो गए, ये सब का अच्छा लगा। सर अभी हाल फिलहाल में ही एक मैंने कॉन्सर्ट देखा, उस कॉन्सर्ट में क्या हुआ कि जब सोनू निगम कॉन्सर्ट पे गाने के लिए आए तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उन पे बॉटल फेंक दिया, ओके, तो कमेंट आया किसी का कि जो 90s के किड हैं वो समझेंगे इनके सिंगिंग एक्टिविटीज़ को या इसके। देखिए, मैं तो अभी क्या होता है? मैं बताऊं आज की पीढ़ी क्या सुनना चाहती है जी क्या देखना चाहती है, जी ये तो हमारे दिमाग के परे है, ऊपर है। उनकी क्या थॉट है, आज की पीढ़ी को क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, जी हाँ मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस तरह का व्यवहार करना। जी एक कलाकार को आप बॉटल से मार रहे हैं, ये तो एक तरह से उदंडता हो गई, ये आपके अमानुष व्यवहार का ये प्रतीक है। जी आप संगीत को नहीं लाइक करते हैं, आप हुड़दंग को लाइक करते हैं। तो सर वही मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी पीढ़ी को हम लोग क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें, एक इम्पैक्टफुल मैसेज दें, जो पीढ़ी हमारी आपके पॉडकास्ट के थ्रू समझे, उन बातों को गहराइयों से ले और अपने व्यक्तित्व चरित्र को बदलने की कोशिश करे सिंगिंग के ही माध्यम से। देखिए, जब आपको कला और कलाकार के प्रति जब श्रद्धा नहीं होगी, आप उनको इज्जत नहीं देंगे, आप उनको ठीक है 10-20 लाख रुपया देके, आप 50 लाख देके सोनू निगम को बुला लिया, तो क्या इसलिए बुलाया कि उनको बेइज्जत कर दें, एक कलाकार को बेइज्जत कर दें? आप एक अच्छे परिवार से रहे होंगे, जो भी लोग वहाँ होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, अब आपका ये व्यवहार, तो हमारी जो संस्कृति है उसका रही, उसका कितना डाउनफॉल हो रहा है। आप ठीक है अपने आप को बहुत मॉडर्न बन रहे हैं, मॉडर्न बनने का ये मतलब है कि अपने बड़े बुजुर्गों, अपने कलाकारों को उसको बेइज्जत करें आप, ये तो गलत है। इसलिए आपको कम से कम, आपको नहीं पसंद है आप चले जाइए, जी आपको कोई जबरदस्ती तो वहां नहीं बैठा है, आपने उसको जब बुलाया तब तो बेचारा आया। जी तो इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँ कि आपका जो भी गया इंडिया का संगीत है,
उससे प्यार करिए, उसके कलाकारों से प्यार करिए। ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो आप गो बैक जा सकते हैं, मगर उसको हुट करना, उसको ऊपर ढेला फेंक देना, ये कहाँ का आप तहजीब है कि आपके माता पिता ने यही तहजीब सिखाई है? सर अभी जो कलयुग चल रहा है या जो अभी चल रहा है इन्वायरमेंट, जो सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन में क्या है कि लोग इंटरटेनमेंट को एक अलग तरीके का वैल्यू देते हैं। ओके, इंटरटेनमेंट में वो चाहते हैं क्या कि वो उस तरीके का म्यूज़िक अवेलेबल रहे जिस म्यूज़िक के थ्रू उनको इंटरटेन हो। तो उस तरह के डांस म्यूजिक, करे, उस वो- तरह के म्यूजिक के लिए आपको किसी को बुलाने की जरूरत क्या है? आप अपना डीजे पर लगा लीजिए, नाचिए। तो उस वही तरह के म्यूजिक का कैसेट आपको मिल ही रहा है, आप बजाइए, नाचिए, गाइए, कूदिए। अब वही म्यूज़िक क्या कहते हैं, वही म्यूज़िक को अडाप्ट कर रहे हैं, वही म्यूज़िक जिसमें क्या कहते हैं ढिंचक ढिंचक वाला आवाज़ बोल सकते हैं आप, वो है। तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताइए कि वो म्यूज़िक किस एंड पे जाकर ख़त्म होगा और कब लोगों को यह एहसास होगा कि हाँ ये म्यूज़िक की अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया देखिए, और लोग इसको अडाप्ट करना स्टार्ट करें। देखिए, अच्छे बुरे सब युग में लोग रहे हैं, जी और सब युग में इस तरह का चीजें रहा है, आज कोई नया नहीं है। जी आज कुछ ज्यादा लोग उसके प्रति आकर्षित हैं, जी वो बॉलीवुड, हॉलीवुड और या जो फास्ट रिदम की धुनें हैं, वल्गैरिटी है, उसको पसंद करेंगे, अच्छी चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। जी तो उनको वही पसंद है, तो आप कैसे इसको घोर के तो नहीं पिला सकते कि आप भाई हमारे क्लासिक के संगीत की तरफ आइए, या हमारी जो फोक रही है, हमारा जो कल्चर रहा है। हमारे इंडिया में हर एक राज्यों का, हर एक जगहों का एक अलग अपना संस्कृति या वो उसकी संगीत रही है। फोक हर एक का, असम का फोक अलग है, तो आपको नागालैंड का फोक अलग है, आपको झारखंड बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, पंजाब का अलग है, जी या जहाँ उसके बाद में और भजन हो गए, गज़ल हो गए। एक दौर गज़ल और भजन का भी चला, जी जगजीत साहब, गुलाम अली खां साहब, मेहंदी हसन, तमाम एक दौर चला कि गज़ल एक अलग ऊंचाई पे गया, जी उसका भी डाउन हुआ। भजन का भी चला, हरिहरन साहब, अनूप जलोटा जी, जी एक दौर चला। मगर शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पर खड़ा है, वो वही जो Exactly. पहले था आज भी वही स्थिति में। इसके सुनने वाले आज भी देखिए, संकट मोचन का 6 दिन का कार्यक्रम, होल नाइट कार्यक्रम होता है, इंडिया के टॉप टॉप कलाकार उसमें आके गाते बजाते हैं, जी रात भर दर्शक बैठी रहती है सुनने के लिए। जी ऐसा भी कंसर्ट है, हरवल्लभ संगीत समारोह, रात भर कार्यक्रम होता है जालंधर में, जी सप्तक वहाँ गुजरात में। ऐसे बहुत से संगीत। दूसरी चीज क्या है कि आज के डेट में जो जैसे राजस्व पहले मिला करता था, अब आपको राज के द्वारा, किसी भी राज के द्वारा जो उनको संगीत के आश्रय मिलना चाहिए, उसका विकास के लिए मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। जिससे भी संगीत के सुनने वाले, समझने वाले, जब वो सुनेंगे ही नहीं, वैसा कार्यक्रम ही नहीं होगा, तो उनको कैसे ज्ञान होगा? अब कोई भी महोत्सव हो रही है बिहार में, यूपी में, कहीं भी, तो शास्त्रीय संगीत की कहाँ पूछ हो रही है? जी हाँ भैया भोजपुरिया गा दो, तो ये यो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये वो कलाकार हैं, ये वो कलाकार हैं, आ रहे हैं, अपना गा बजा के चले जा रहे हैं, बाबाई हो रही है। फ्यूजन कर दे रहे हैं, फ्यूजन बना देते हैं कि इसके साथ ये फ्यूज कर दिए, इसके साथ वो फ्यूज कर दिए। हाँ, बस वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, फ्यूजन नहीं कर रहे हैं, Confusion। संगीत का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। सर हमारे चैनल को मैसेज देना चाहेंगे, स्पॉटलाइट चैट विद विनीत को, और हमारे चैनल के थ्रू आप हमारे दर्शक को या किसी यूथ को कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बाकी सब चीज़ कराइए, पढ़ाइए, लिखाइए, सब करिए, उसके साथ साथ कोई भी कला, चाहे उसको पेंटिंग हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, जो कुछ भी है, कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो चीज़ें हैं उसको अंदर में डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें एक कंसंट्रेशन भी बनती है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कभी किसी कलाकार का नाम आप क्रिमिनल में नहीं देखा होगा कि कोई कलाकार कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया हो, तो कला जिसके अंदर में जाता है उसका हृदय भी उसी ढंग का होता है और हर एक चीज़ में आगे उसको सफलता मिलती है। तो मैं यही गार्जियंस को कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मगर उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एबिलिटी के रूप में खेल हो,
कला के विभिन्न क्षेत्र में जो उसको बच्चे को पसंद है, कुछ समय उसको में भी उसको दिलवाइए, जिससे उसको अच्छा संस्कार मिलेगा। आज देखिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत में आप और किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा होगा कि कोई शिष्य अपने जाकर पहले पांव छूकर श्रद्धा से अपने गुरु को नमन करता है। ऐसे तो कोई स्कूल कॉलेजों में नहीं होती है, मगर हमारे संगीत के गुरुकुल में या जो हमारा वेद पुराणों में जो गुरु हैं, आज उसकी शिक्षा जो लोग ले रहे हैं, तो पुरानी परंपरा के अंतर्गत, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं। तो इससे एक जो हमारी संस्कृति पुरानी है उसकी जागृति होती है। तो गाइज, ये थे राजन जी सिजवार, जिन्होंने अपने संगीतमय सफ़र से काफ़ी हमें प्रभावित किया। वो बोलते हैं ना कि आप किस तरह से किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। गाइज, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुआ इनसे, और आप ये पूरा एपिसोड देखने के बाद आप भी कनेक्ट हो पाए होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कला, ज्ञान, संस्कृति, परंपरा, अगर इन सब चीज़ों को अपनाना है हमारे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं संगीत को भी अपनाना होगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में, अपने पूरे एरा में आप संगीत को उस कदर ही महत्व दीजिए जितना आप कहीं ना कहीं एजुकेशन को देते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।